हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आप सभी के लिए एक नए टॉपिक पर एक न्यू कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की दिवाली खुशहाल और मंगलमय जाए। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। योगिनी। वो सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही जागती है। अगर किसी ने गलती से उसे जगा दिया तो वो उसके खून की प्यासी हो जाएगी और अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मार डालेगी। श्रुति फ़ोन में ध्यान लगाकर पढ़े ही जा रही थी। ओह, मैं तो बहुत डर गई। इतनी खौफनाक कहानी मैंने पहली बार सुनी है। श्रुति के आगे वाली सीट पर बैठी नेहा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। कार में बैठे सभी लोग हंस पड़े। श्रुति ने झुंझलाकर कहा, अगर वो कभी तुम्हारे सामने आ गई तो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे, देख लेना। बस कर यार श्रुति, ऐसी टिपिकल भूतों चुड़ैलों की कहानियाँ मैंने बचपन में बहुत सुनी है। अब तू हमें और मत पका। श्रुति के बगल में बैठा विशाल बोला, ये कोई कहानी नहीं, ये सच में हो चुके किस्से हैं। और ये कोई भूत या चुड़ैल के बारे में नहीं है, उस खौफनाक योगिनी के बारे में है जो हजारों सालों से लोगों का कत्लेआम करती आ रही है। विशाल श्रुति की बात बीच में काट कर बोला, हजारों सालों से? इसका मतलब वो ज़रूर तुम्हारी उम्र की होगी। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। श्रुति खींच कर बोली, बहुत अच्छा मजाक है। ओके ठीक है, अब मैं कोई भी खौफनाक दास्तान नहीं सुनाऊंगी। उसने अपनी उंगली से चश्मा नाक के ऊपर किया और कार से बाहर देखने लगी। तभी समीर बोल पड़ा, कम ऑन यार श्रुति, ऐसे नाराज मत हो। हम तुझे बोलने से मना नहीं कर रहे, पर तू ये घिसी पिटी कहानियाँ मत सुना। अगर कोई मज़ेदार किस्सा है तो वो बता। मैं अब कुछ नहीं सुनाने वाली, श्रुति रुखी आवाज़ में बोली। क्या यार श्रुति, गुस्सा हर समय तेरी नाक पर ही रहता है, नेहा बोली। इसके बाद नेहा ने पीछे बैठी शिखा की तरफ देखा। शिखा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। नेहा ने कहा, ज़रा शिखा मैडम की तरफ तो देखो, उसे तो जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो किसी और ही दुनिया में खोई हुई है। विशाल बोला, खोएगी क्यों नहीं, 3 दिन पहले ही तो राहुल ने उसे प्रपोज किया है। और वैसे भी पहले प्यार का नशा इंसान को पागल बना देता है। उफ, सभी हंसने लगे। श्रुति बाहर आसमान की तरफ देख रही थी। आसमान में काले बादल गहराते जा रहे थे। विशाल ने श्रुति की तरफ देखा और पूछा, क्या देख रही हो? लगता है बारिश होने वाली है, श्रुति बोली। नेहा ने समीर की तरफ देखा और पूछा, राजगढ़ अभी और कितनी दूर है समीर? लगभग 20 किलोमीटर दूर, कार चलाते हुए समीर बोला। हे भगवान, इतनी दूर? नेहा कार में बैठे बैठे परेशान हो चुकी थी। समीर प्लीज़ सड़क के किनारे थोड़ी देर गाड़ी रोक लो, कार में बैठे बैठे मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। थोड़ी देर रुक कर हम सब आराम कर लेते हैं। विशाल बोला, बारिश आने वाली है नेहा, अगर तेज़ बारिश शुरू हो गई तो फिर सड़क पर दिखाई देना भी मुश्किल हो जाएगा। और राजगढ़ अब ज़्यादा दूर नहीं है, हम कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। समीर ने विशाल की हाँ में हाँ मिलाई। नेहा चुप हो गई। रात के लगभग 11 बज चुके थे। भोपाल से राजगढ़ जाने वाला रास्ता बिल्कुल सुनसान था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और सड़क पर कोई वाहन भी आता जाता नहीं दिख रहा था। पूरी सड़क पर केवल उन लोगों की कार ही दौड़ रही थी। कार में कुल 5 लोग थे। समीर कार चला रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड नेहा उसके बगल में बैठी थी। पीछे वाली सीट पर श्रुति, विशाल और शिखा बैठे थे। वे सभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। इस समय उनकी छुट्टियां चल रही थी। छुट्टियों में समीर अपने शहर भोपाल आया था और अपने चारों दोस्तों को भी भोपाल घुमाने के लिए साथ में लाया था। दरअसल समीर का एक व्लॉगिंग यूट्यूब चैनल था जिस पर हाल ही में 5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे। 5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में उसने किसी डरावनी और रहस्यमय जगह पे जाने का फैसला किया। वो उस जगह का वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालना चाहता था। हालांकि वो खुद भूतों प्रेतों में विश्वास नहीं रखता था, पर उसे पता था कि ऐसी चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आती हैं और उसके चैनल के दर्शकों को भी ऐसी चीज़ पसंद आएगी। इसी सिलसिले में एक दिन भोपाल में किसी ने समीर को बताया कि भोपाल से 130 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है राजगढ़। वो जगह बहुत खतरनाक और डरावनी मानी जाती है। वहाँ पर
सदियों से किसी खौफनाक शक्ति योगिनी के श्राप के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। अगर वो चाहे तो वहां जा सकता है। समीर को अपने वीडियो के लिए ऐसी ही जगह की तलाश थी। उसने अपने दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा। नेहा, विशाल और शिखा तैयार हो गए, लेकिन श्रुति ने जाने से मना कर दिया। वो भूतों प्रेतों में विश्वास रखती थी और ऐसी जगह का नाम सुनकर ही वो काम गई। देख श्रुति, हम जहाँ भी गए हैं एक साथ गए हैं, और अब तू कह रही है कि मैं साथ नहीं आऊँगी, नेहा बोली। लेकिन ऐसी डरावनी जगहों पर जाने से मुझे डर लगता है, श्रुति हिचकिचा कर बोली। हम तुझे अकेले जाने को थोड़ी ही बोल रहे हैं, हम भी तो तेरे साथ आ रहे हैं। क्या तू अपने दोस्तों की इतनी सी बात नहीं मानेगी? समीर बोला। उसके दोस्तों के लाख मनाने पर श्रुति वहाँ चलने को तैयार हुई। अगले दिन सब ने अपना सामान पैक किया और कार में बैठकर राजगढ़ की तरफ निकल पड़े। वो कार समीर के पिताजी की थी। श्रुति एक सामान्य गुजराती परिवार से थी। लखनऊ में उसके पिताजी की एक कपड़े की दुकान थी। वो बड़ी शांत और शर्मीले स्वभाव की लड़की थी और उसे लोगों के साथ घुलने मिलने में समय लगता था। उसकी तंत्र मंत्र में बहुत रुचि थी। वो हमेशा तंत्र मंत्र के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु रहती। विशाल जयपुर से था, खुले दिमाग और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी। शिखा के लिए उसके मन में भावनाएं थी। इससे पहले कि वो अपनी भावनाओं को शिखा के साथ साझा कर पाता, उसके सहपाठी राहुल ने शिखा को प्रपोज कर दिया। विशाल अपनी भावनाओं को दिल में ही दबा कर रह गया। उसके दिल की ये बात सिर्फ श्रुति को पता थी। शिखा भी बेहद सौम्य स्वभाव की लड़की थी, दिखने में जितनी सुंदर, पढ़ने में उतनी ही होशियार। आजकल वो प्यार के लम्हों में खोई हुई थी। नेहा समीर की गर्लफ्रेंड थी। वो बेहद बातूनी थी। उसकी बातों से उसका चंचल स्वभाव झलकता था। वे लोग राजगढ़ से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर ही रह गए थे। आसमान में काले बादल गहराने लगे और गर्जना के साथ बिजली चमकने लगी। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन फिर मूसलाधार पानी बरसने लगा। समीर को अपने सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तूफानी हवाओं के साथ काफी तेज बारिश हो रही थी। अचानक एक जोर का धमाका हुआ और कार अनियंत्रित हो गई। समीर ने कार को संभालते हुए तुरंत ब्रेक मारा। कार काफी दूर तक फिसलती हुई गई। सभी लोग आगे की तरफ गिर पड़े। शिखा को भी झटका लगा और वो आगे की तरफ गिर पड़ी। उसने अपने हेडफोन उतारे और पूछा, क्या हुआ? समीर ने कहा, लगता है कार का टायर फट गया। अरे नहीं, सभी एक स्वर में बोले। हम राजगढ़ से अभी भी 4-5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अब क्या करें? समीर बोला, जब तक ये बारिश नहीं रुक जाती हम कुछ नहीं कर सकते। हमें इसके रुकने का इंतज़ार करना होगा। सभी लोग कार में बैठे बैठे बारिश के थमने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन बारिश रुक ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बारिश के देवता ने बारिश न रुकने का प्रण ले रखा हो। लंबी दूरी की यात्रा के कारण सभी बहुत थके हुए थे। थोड़ी ही देर में सभी को नींद आ गई। अचानक श्रुति की आंख खुली। उसने उठकर चारों तरफ देखा। कार में वो अकेली थी और कोई नहीं था। वो डर गई। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई। सुबह हो चुकी थी। श्रुति आंखें मलती हुई बाहर निकली। उसने देखा कि नेहा और शिखा सड़क के किनारे जंगल के पेड़ों के पास खड़ी सेल्फी ले रही थी। वो उनके पास गई और बोली, समीर और विशाल कहाँ हैं? शिखा बोली, वो दोनों पैदल राजगढ़ गए हैं मैकेनिक को लाने। तभी नेहा बोल पड़ी, जब तक वे लोग मदद लेकर आते हैं तब तक क्यों ना जंगल में घूमा जाए। श्रुति ने चारों तरफ नजरें घुमाई। वो जंगल रात में जितना डरावना लगता था, दिन में उससे भी ज़्यादा डरावना दिखता था। वो बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। कम ऑन यार, हम हैं ना, नेहा बोली। वे तीनों जंगल के कुछ अंदर गई। जंगल में जाने पर श्रुति को लगा कि जैसे उसे कोई अपनी तरफ खींच रहा है। वो अनायास ही उस तरफ चल पड़ी। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। तभी शिखा ने उसे देखा। वो श्रुति के पीछे भागी और उसे पकड़कर बोली, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, चलो वापस कार की तरफ चलते हैं। श्रुति वापस कार की तरफ आ गई। उसे सड़क पर दूर से एक गाड़ी दिखाई दी। वो समीर और विशाल थे। मैकेनिक ने उनकी गाड़ी का टायर बदला और वे राजगढ़ की तरफ निकल पड़े। राजगढ़ एक शांत, सुंदर और हरियाली के बीच बसा छोटा सा कस्बा। पांचों दोस्त राजगढ़ के एक छोटे से होटल में ठहरे। होटल कई साल पुराना था। उसकी सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु संतुष्टिकारक थी। यहाँ की डरावनी कहानियाँ प्रचलित होने के कारण कभी कभार कुछ साहसी पर्यटक ही यहाँ आते थे। समीर ने इस होटल में 2 कमरे बुक किए।
एक लड़कियों के लिए और दूसरा लड़कों के लिए। सभी लोग कमरों में चले गए। कुछ देर बाद श्रुति नहाकर बाहर निकली। कमरे की खिड़की से सूर्योदय का प्रकाश आ रहा था। वो अपने बालों को सुखाने के लिए खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और बाहर का नज़ारा देखने लगी। इस छोटे से कस्बे से आगे दूर तक बहुत घना जंगल था। न जाने क्यों श्रुति को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई जंगल की ओर बुला रहा हो। एक अजीब सी अलौकिक चुंबकीय शक्ति जैसे श्रुति को जंगल की तरफ आकर्षित कर रही हो। अचानक समीर के पुकारने की आवाज़ सुनकर वो चौंक गई। वो सबको बाहर बुला रहा था। सभी लोग बाहर आए। उन्होंने देखा कि समीर के साथ अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति खड़ा है। समीर ने सबसे उसका परिचय करवाया। उस व्यक्ति का नाम गोपाल था। वो राजगढ़ में उनका गाइड था। समीर ने विशाल से कहा, विशाल, क्यों ना हमारी यूट्यूब वीडियो के लिए राजगढ़ की खौफनाक कहानियों के बारे में गोपाल काका का एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाए। हाँ, ये अच्छा रहेगा, विशाल बोला। तभी नेहा बोल पड़ी, यार हम यहाँ घूमने आए हैं ना कि इंटरव्यू लेने। समीर ने कहा, घूमेंगे भी, पर राजगढ़ की डरावनी कहानियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। घूमने के साथ साथ यहाँ आने का हमारा दूसरा उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। इंटरव्यू का सेटअप तैयार किया गया। समीर और गोपाल काका आमने सामने कुर्सियों पर बैठे। विशाल ने कैमरा सेट किया और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हुई। समीर ने बोलना शुरू किया, नमस्ते दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हमारे यूट्यूब चैनल पर 5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाने पर हम आपके लिए एक रोमांचक और रहस्यों से भरा वीडियो लेकर आएंगे। तो आज हम आए हैं राजगढ़, जहाँ की डरावनी कहानियाँ सालों से लोगों को डराती आ रही हैं। इन कहानियों का मुख्य आधार है योगिनी। तो गोपाल काका, हमें योगिनी के बारे में कुछ बताइए। गोपाल काका ने अपनी आंखों को फैलाकर और हाथ हिलाकर बताना शुरू किया। उनके हाव भाव देखकर नेहा को हंसी आ रही थी, लेकिन वो किसी तरह खुद को कंट्रोल कर रही थी। गोपाल काका बोले, योगिनी, वो खौफनाक प्राणी जिसे अगर कोई इंसान देख ले तो वो पागल हो जाता है। लोगों का खून पीकर जिंदा रहने वाली एक निर्दयी प्राणी, जिसे न ही इंसानों में गिना जाता है न जानवरों में, जो न कोई देवता और न ही दानव, भूत प्रेत और चुड़ैलों से कहीं ज़्यादा खतरनाक है योगिनी। वो किसी का भी रूप ले सकती है। समीर बोला, तो गोपाल काका, इस योगिनी की कहानी कहाँ से शुरू होती है? गोपाल काका बोले, बिटवा, ये खौफनाक दास्तां शुरू होती है आज से कई हजार साल पहले, जब राजगढ़ और उसके आसपास के इलाके में एक राजा अंशुमन का राज हुआ करता था। अंशुमन उस समय नया राजा घोषित हुआ था। वो अच्छा राजा था, परंतु उसमें एक अवगुण भी था। वो किसी भी सुंदर स्त्री को देखकर उस पर तुरंत मोहित हो जाता। यही अवगुण उसके साम्राज्य के विनाश और योगिनी की खौफनाक दास्तां की शुरुआत का कारण बना। उन दिनों अंशुमन के राज्य में नर्तकियों का दल ठहरा हुआ था। राजा ने उस दल की प्रशंसा सुन रखी थी। उसने उन नर्तकियों को प्रस्तुति देने के लिए अपने दरबार में बुलाया। नर्तकियों के उस दल का नेतृत्व कर रही थी एक अत्यंत ही सुंदर नृत्यांगना, जिसका नाम था यामिनी। यामिनी मानो स्वर्ग के राजा इंद्र के दरबार से धरती पर साक्षात प्रकट हुई अप्सरा के समान थी। गुलाब की पंखुड़ी के समान होठ, बड़े बड़े नयन, सुराहीदार गर्दन, लंबे और घने बाल, लचकदार कमर, जैसे ईश्वर ने बड़े ही संयम से उसे तराशा हो। नर्तकियों के उस दल ने राजा के दरबार में प्रस्तुति दी। राजा पहली नज़र में ही यामिनी को देखकर उस पर मोहित हो गया। यामिनी की तीखी नज़रों ने जैसे उसके दिल पर घाव कर दिए हों। राजा ने नर्तकियों के उस दल को अपने राज्य में ही रहने को कहा और यामिनी को दरबार की मुख्य नर्तकी घोषित कर दिया। राजा के दिल की बात यामिनी से छिपी न रह सकी। उसे भी राजा पसंद था। राजा ने यामिनी के लिए अपने महल के पास ही एक आलीशान इमारत बनवा कर दी। यामिनी राजा अंशुमन को दिलो जान से प्यार करती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन अचानक राजा अंशुमन ने घोषणा करवाई कि वे व्याल देश की राजकुमारी वसुमती के साथ विवाह करने जा रहे हैं। प्रजा में खुशी का माहौल था। जब ये खबर यामिनी के कानों में पड़ी तो वो बौखला गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उस समय वो दरबार में नृत्य के लिए तैयार हो रही थी। सजना संवरना छोड़कर वो राजा के कक्ष की ओर दौड़ी। उसकी दोनों आंखों से आंसू की धार बह रही थी। जब वो राजा के कक्ष के पास पहुंची
तो कक्ष के बाहर तैनात सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की। उसकी आंखें लाल हो गई और वो बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कक्ष में जाने से रोकने की? राजा ने उसे सुन लिया और अंदर आने को कहा। वे उस समय दरबार में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो उनके पास आई और बोली, जो मैंने सुना क्या वो सब सच है? क्या सुना तुमने? आप व्याल देश की राजकुमारी से विवाह करने जा रहे हैं? तुमने सही सुना है। यामिनी उग्र हो गई। उसने राजा का हाथ पकड़कर उनका मुंह अपनी तरफ किया और बोली, आप तो मुझसे प्रेम करते थे ना? हमने जन्म जन्मांतर तक साथ रहने की कस्में खाई थी। आपने मुझसे वादा किया था कि आप सिर्फ मुझसे विवाह करेंगे। राजा ने यामिनी से अपना हाथ छुड़ाया और बोले, एक राज्य के सम्राट और दरबार में नाचने वाली नर्तकी के बीच कैसा संबंध? नर्तकी हो, नर्तकी तक ही सीमित रहो, पटरानी बनने के स्वप्न मत देखो। राजा के ये शब्द यामिनी के दिल पर हजारों छुरियों की तरह लगे। राजा ने मानो उसे जीते जी मार डाला था। वो राजा के कक्ष से बाहर आ गई। प्यार में धोखा खाई हुई स्त्री घायल नागिन के समान होती है। राजा अंशुमान ने यामिनी को केवल अपनी वासना पूर्ति की वस्तु से बढ़कर कुछ नहीं समझा। उसके लिए यामिनी की सुंदरता केवल भोग विलास का साधन थी। वो कभी उससे सच्चा प्रेम नहीं करता था। यामिनी के आंसू अब सूख चुके थे। उसके मन में राजा के प्रति प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। उसने अपने कपड़ों की एक पोटली बनाई और उसी समय वो राज्य छोड़ पूर्व की तरफ चल दी। राजा अंशुमान ने व्याल देश की राजकुमारी वसुमती के साथ धूमधाम से विवाह रचाया और अपने राज्य की पटरानी बनाया। यामिनी ने उस समय के एक महान तांत्रिक व योगी का नाम सुन रखा था जो बंग प्रदेश वर्तमान के बंगाल में रहते थे। उनका नाम था वाकाटक। वे बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। वो सीधा उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली, गुरुजी, मुझे तंत्र विद्या सीखनी है। वाकाटक ने उसकी तरफ देखा और कहा, तंत्र विद्या तुम जैसी सुकोमल अबलाओं के लिए नहीं होती कन्या। यामिनी बोली, मैं दृढ़ निश्चय करके आई हूँ गुरुदेव। या तो आप मुझे तंत्र विद्या सिखाइए या मैं यहीं खड़े खड़े अपने प्राण त्याग दूंगी। यामिनी के आत्मविश्वास और अटल दृढ़ निश्चय को देखकर वाकाटक मान गए। उन्होंने यामिनी को अपनी शिष्या बना लिया। यामिनी वाकाटक के सभी विद्यार्थियों में सबसे होनहार थी। वो योग और तंत्र के प्रत्येक पहलू को बड़ी बारीकी से सीख रही थी। योग और तंत्र का पूरा ज्ञान पाना ही जैसे उसके जीवन का उद्देश्य था। वो इसी के लिए जन्मी थी। समय बीतता गया। यामिनी एक सिद्ध योगिनी बन चुकी थी। उसने योग व तंत्र विद्या में महारत हासिल कर ली थी। वाकाटक भी बड़े आश्चर्यचकित थे क्योंकि उनके शिष्यों में ऐसा कोई भी नहीं था जिसने इतने अल्प समय में पूरी तंत्र विद्या सीखी हो। यामिनी के पास अब बहुत सी शक्तियाँ आ चुकी थी। वो किसी का भी रूप ले सकती थी। बाहर से वो बड़ी सौम्य और नम्र स्वभाव की दिखती, पर उसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला को उसके गुरु वाकाटक भी पहचान ना सके। यामिनी ने अपनी तंत्र शिक्षा पूरी कर ली थी। शिक्षा पूरी करने के बाद जब यामिनी के जाने का समय आया तो उसके गुरु वाकाटक बोले, अपनी इस तंत्र विद्या को अच्छे कार्यों के लिए समर्पित करना पुत्री। यामिनी अपने गुरु को प्रणाम करके बंग प्रदेश छोड़कर वापस राजा अंशुमन के राज्य में आ गई। यामिनी इस बार एक नर्तकी के रूप में नहीं बल्कि सिद्ध योगिनी के रूप में आई थी। उसने अपनी तंत्र शक्ति के बल पर कई बीमार लोगों को ठीक कर दिया। धीरे धीरे योगिनी के इन चमत्कारों की खबर पूरे राज्य में फैल गई। राजा अंशुमन की पत्नी वसुमती के कानों तक भी योगिनी की खबर पहुंची। राजा अंशुमन और रानी वसुमती की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा अपने राज्य को एक युवराज नहीं दे पाए थे। जब वसुमती को योगिनी के बारे में पता चला तो वो उससे मिलने गई। अपने भीतर चल रही बदले की आग को छिपाकर उसने वसुमती से नम्रतापूर्वक बात की। वसुमती ने उसे पूरी बात बताई। योगिनी ने कहा कि वो आने वाली पूर्णिमा को राजा और रानी के लिए संतान प्राप्ति अनुष्ठान करेगी, लेकिन इस अनुष्ठान में सिर्फ राजा और रानी को ही शामिल होना होगा। रानी वसुमती मान गई। उसने महल जाकर ये बात राजा को बताई। आखिरकार पूर्णिमा का दिन आया। महल के अंदर एक कमरे में अनुष्ठान की तैयारी की गई। राजा और रानी को छोड़कर सभी लोग इस कमरे से दूर कर दिए गए। तभी योगिनी ने उस कमरे में प्रवेश किया। रानी वसुमती ने उठकर उसे प्रणाम किया। जब राजा ने उसे देखा तो वो चौंक गया। योगिनी कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी प्रेमिका थी जिसे उसने धोखा दिया था।
योगिनी ने उन दोनों को हाथ जोड़कर आंखें बंद करने को कहा। उन दोनों ने वैसा ही किया। योगिनी ने अपने गुस्से और प्रतिशोध की ज्वाला को वर्षों से अपने सीने में दबा कर रखा था। आज उसके प्रतिशोध का समय आ गया था। उसका दुश्मन उसके सामने बैठा था, राजा अंशुमन, जिसने उसे धोखा दिया। उसने वसुमती की ओर देखा, वो वसुमती जिसके कारण राजा ने उसे छोड़ा, जिसके कारण उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। आज ये दोनों दुश्मन उसके सामने थे, जिनके कारण उसे यामिनी से योगिनी बनना पड़ा। आखिर वर्षों से सीने में दबी प्रतिशोध की आग ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ी। उसने अपनी तंत्र शक्ति से एक तलवार बनाई और रानी वसुमती के पेट के आर पार कर दी। रानी दर्द में जोर से चीखी। रानी की चीख सुनकर राजा चौंक गया। उसने देखा कि योगिनी ने रानी को मार डाला है। वो अपनी म्यान से तलवार निकालता इससे पहले योगिनी ने उसकी छाती में तलवार घुसा दी। राजा नीचे गिर पड़ा। योगिनी ने उन दोनों को मार डाला। उनको मारने के बाद भी उसके अंदर चल रही प्रतिशोध की ज्वाला नहीं बुझी। वो बुरी तरह चिल्लाने लगी। उसने तंत्र शक्ति से खुद को एक ऐसे भयानक प्राणी में बदल लिया जिसके 4 हाथ और 3 सिर थे। अपने प्रतिशोध की ज्वाला को बुझाने के लिए वो राजा रानी के मृत शरीरों का खून पीने लगी। योगिनी के चीखने की आवाज़ पूरे महल में गूंज रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर सैनिक उस कमरे की तरफ दौड़े। जब उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो एक भयानक मंजर देखकर वे सहम गए। राजा रानी की लाश कमरे में पड़ी थी और एक अजीब सा दिखने वाला प्राणी उनका खून पी रहा था। योगिनी ने उन्हें देख लिया। वे डर के मारे वहाँ से भागे। वो भी उनके पीछे भागी। उसने एक एक करके सबको दबोचा और मारकर उनका खून पीने लगी। वो एक खौफनाक दरिंदे में बदल चुकी थी। योगिनी के गुरु वाकाटक उस समय ध्यान लगा रहे थे। अचानक उनका ध्यान भंग हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि योगिनी ने उनकी तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल किया है। वो अपनी मंत्र शक्ति से तुरंत महल पहुँचे। महल का नज़ारा बहुत ही डरावना था। जगह जगह ढेरों लाशें पड़ी हुई थी। उन सभी लोगों का रंग सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे किसी ने उनका सारा खून निकाल लिया हो। पूरा महल शमशान बन चुका था। वे महल के अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि योगिनी एक मृत इंसान का खून पी रही है। वाकाटक को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसी समय योगिनी को श्राप देकर एक पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। मूर्ति में बदलने से पहले योगिनी ने राजा अंशुमन के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। मूर्ति को महल में ही रखकर वाकाटक ने उस पर एक तांत्रिक कवच लगाया और कहा, ये कवच इस योगिनी से बाकी लोगों की रक्षा करेगा। ये कवच केवल पूर्णिमा की रात को ही टूट सकता है। अगर किसी ने इस कवच को पूर्णिमा की रात को तोड़ा तो योगिनी आज़ाद हो जाएगी और अपने सामने आने वाले हर इंसान को मार डालेगी। इसके बाद वाकाटक ने बाकी लोगों को कहा कि वे सभी शापित जगह को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। इसके बाद हमारे पूर्वज उस जगह को छोड़कर यहाँ चले आए। अपनी बात बीच में रोककर गोपाल काका ने पानी के कुछ घूंट लिए। समीर ने पूछा, वो शापित जगह कहाँ पर है काका? पानी का घूंट जैसे गोपाल काका के गले में अटक गया। एक अजीब सा भय उनके चेहरे पर छा गया। उन्होंने किसी तरह वो घूंट हलक से उतारा और कहा, राजगढ़ के पास वाले डरावने जंगलों के बीचों बीच उस श्रापित महल के खंडहर है बिटवा, लेकिन हम में से कोई भी उस जंगल में जाने की तो दूर आसपास फटकने की भी नहीं सोचता। क्या योगिनी को श्राप मिलने के बाद किसी ने उसे आज़ाद किया? समीर ने पूछा। समीर को जवाब देते हुए गोपाल काका ने कहा, हाँ बिटवा, मौर्य राजाओं के समय की बात है। उस समय बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का सम्राट था। उसके शासन में तक्षशिला और यहाँ उज्जैन में भारी विद्रोह हुआ था। विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपने बेटे सुसीम को सेना की टुकड़ी के साथ भेजा। उन दिनों सुसीम उज्जैन में ठहरा था। एक रात को सुसीम का सेनापति और उसके कुछ सैनिक राजगढ़ में ठहरे। यहाँ पर उन्हें योगिनी के बारे में पता चला। वे सभी जिज्ञासा पूर्वक उस मूर्ति को देखने के लिए जंगल में गए। जंगल में उन्हें वो मूर्ति मिली। मूर्ति देखने में बड़ी भयानक थी, इसलिए सेनापति ने उस मूर्ति को तोड़ने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने उस मूर्ति को तोड़ दिया। मूर्ति टूटने के साथ साथ उस पर लगा वो कवच भी टूट गया। कवच के टूटते ही योगिनी अपने असली रूप में आ गई। उसने सैनिकों का रक्तपात शुरू कर दिया। जब सुसीम को ये बात पता चली तो उसने तुरंत बंग देश से वाकाटकी तांत्रिक को बुलाया। वाकाटक के अनुयायियों को वाकाटकी तांत्रिक कहा जाता है। तांत्रिक ने उस योगिनी को तुरंत कवच में बंद कर दिया।
राजा अंशुमन के समय जैसा ही रक्तपात दोबारा हुआ था। सुसीम ने अपना सेनापति और सेना की एक टुकड़ी खो दी। इसके साथ साथ वो उज्जैन के विद्रोह को दबाने में भी असफल रहा। उस घटना के काफ़ी समय बाद अंग्रेज़ों के ज़माने में सन 1896 में एक अंग्रेज़ ऑफिसर जोसेफ टर्नर राजगढ़ में ठहरा। वो यहाँ पर लोगों से कर वसूलने आया था। जब उसे श्रापित महल के बारे में पता चला तो वो जंगल में कीमती पुरानी चीज़ों के लालच में गया। दुर्भाग्य से उसे उन खंडहरों में योगिनी की खंडित मूर्ति दिखाई दी। उसने सोचा कि ये मूर्ति बहुत प्राचीन है और कीमती भी, इसीलिए वो इस मूर्ति को अपने देश इंग्लैंड भेज देगा। उसने अपने साथ आए लोगों से उस मूर्ति को उठाकर ले चलने को कहा। संयोग से उस समय राजगढ़ में एक वाकाटकी तांत्रिक आए हुए थे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वे तुरंत उन खंडहरों में गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस खौफनाक योगिनी ने सभी को मार डाला था। उन्होंने तुरंत तांत्रिक कवर लगाकर योगिनी को कैद कर दिया और राजगढ़ के लोगों से कहा कि वो किसी को भी वहां न जाने दे। तब से लेकर आज तक कोई भी जंगल में नहीं जाता। इसके अलावा अंधेरा होने के बाद कोई भी इंसान जंगल के बीच से गुजरने वाले उस रास्ते से भी नहीं जाता। तो इसी वजह से कल रात को हमें उस सड़क पर कोई वाहन आता जाता नहीं दिखा। समीर बोला, हाँ बिटवा, ये है उस खौफनाक योगिनी की दास्तां। गोपाल काका ने अपनी बात पूरी की। विशाल ने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी। इतनी सारी बातें बताने के लिए आपका शुक्रिया काका। समीर बोला, अगर आपका इंटरव्यू हो गया हो तो आप घूमने चले? नेहा झुंझला कर बोली, हाँ बिटिया, क्यों नहीं, आइए हम आपको राजगढ़ की सैर कराते हैं। गोपाल काका उनको राजगढ़ की सैर कराने ले गए। उस दिन उन लोगों ने राजगढ़ किला और महादेव के अत्यंत ही सुंदर मंदिर की सैर की। काफ़ी घूमने फिरने के बाद वे लोग शाम को होटल वापस आ गए। होटल आकर उन्होंने खाना खाया और काफ़ी थके होने के कारण सोने चले गए। उस रात श्रुति को एक अजीब सपना आया। सपने में वो किसी पहाड़ पर चढ़ रही थी। घनी काली रात थी और बारिश हो रही थी। कोई उसका पीछा कर रहा था। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। अचानक घने अंधेरे में उसे एक चीख सुनाई दी। वो डर के मारे जाग गई। उसका पूरा शरीर पसीने पसीने हो चुका था। उसने देखा कि सुबह हो गई थी। बंद खिड़की की दरारों में से प्रकाश आ रहा था। नेहा और शिखा अभी तक सो रही थी। श्रुति उठी और हाथ मुंह धोने चली गई। कुछ देर में सभी लोग जाग गए। नहा धोकर सभी नाश्ते के लिए बाहर आए। गोपाल काका भी आ गए थे। वो बोले, बच्चों, आज हम घूमने फिरने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। हमें शाम ढलने से पहले वापस आना होगा। क्यों गोपाल काका, इतनी जल्दी क्यों? सभी एक साथ बोल उठे। गोपाल काका उनके नज़दीक आए और बड़ी बड़ी आंखें करके गंभीर स्वर में बोले, क्योंकि आज पूर्णिमा है, उस डरावनी योगिनी का दिन। आज की रात उस श्रापित जगह में मारे गए लोगों की आत्माएं जंगल और इसके आसपास के इलाकों में भटकती हैं। इसीलिए दिन ढलने से पहले सभी लोग अपने अपने घरों में आ जाते हैं और पूरी रात बाहर कदम नहीं रखते। इसका मतलब आज रात आत्माओं के लाइव दर्शन होंगे। नेहा हंस पड़ी। श्रुति ने उसे चुप रहने का इशारा किया। नाश्ता करने के बाद सभी लोग घूमने निकल पड़े। गोपाल काका गाइड के तौर पर उनके साथ थे। उन लोगों ने नरसिंहगढ़ किला, चिड़को अभ्यारण्य, टोपियो महादेव और अंजनी लाल मंदिर जैसे कई जगहों की सैर की। शाम होने से पहले सभी लोग वापस आ गए। समीर एक साहसी युवा था, हमेशा जोश से भरा रहने वाला लड़का। उसे भूतों प्रेतों की कहानियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे अभी भी राजगढ़ के डरावने किस्से मनगढ़ंत लग रहे थे। इन्हीं सब के चलते उसके मन में एक शैतानी विचार आया। सभी दोस्त खाना खाने बैठे। खाना खाते वक्त समीर अचानक बोल पड़ा, दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है, यहाँ की डरावनी कहानियाँ सच है या झूठ? शिखा बोली, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी सच है। बाहर से आने वाले लोगों को डराने के लिए लिखी गई हैं ये कहानियाँ। विशाल ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। नेहा बोली, गोपाल काका कहानी तो ऐसे सुना रहे थे जैसे उन्होंने लाइव ये सब देखा हो। श्रुति चुप थी। अचानक वो बोल उठी, यार, अगर इतने सारे लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो सच होगा ही। हाँ, और सच ये है कि यहाँ कोई योगिनी वोगनी नहीं है। विशाल बोला। तभी समीर बोल उठा, दोस्तों, मेरे पास एक प्लान है। क्यों ना आज रात को हम सब जंगल में जाकर उस खंडहर की पड़ताल करें, क्योंकि दिन में तो कोई हमें वहाँ जाने नहीं देगा। सोचो, पूर्णिमा की रात को हम वहाँ जाकर वीडियो शूट करेंगे
और हमारे चैनल पर डालेंगे तो हमारा वीडियो वायरल हो जाएगा। इसके बाद हमें मशहूर होने से कोई नहीं रोक सकता। समीर की आंखें चमक उठी। नेहा और विशाल और शिखा ने हाँ कर दी, लेकिन श्रुति बुरी तरह से डर गई। वो बोली, क्या तुम सबका दिमाग खराब हो गया है? उस योगिनी का मतलब भी पता है तुम लोगों को? उसका मतलब है साक्षात मौत, और तुम मौत के मुंह में जाने को उतावले हो रहे हो। सभी दोस्तों ने उसके गुस्से को शांत किया और अपने साथ जंगल में चलने के लिए मना लिया। रात हुई। पूरा राजगढ़ कस्बा खामोश हो गया। गलियां सूनी पड़ी थी। लोगों के घरों के दरवाजे बंद थे। एक घोर सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था, जैसे रातों रात कस्बा पूरा वीरान हो गया हो। अजीब बात थी, हर पूर्णिमा की रात को ये कस्बा एक जिंदा लाश बन जाता। इसमें लोग तो थे, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और वीरानी छाई रहती। पांचों दोस्तों ने अपने अपने बैग लिए और साथ में एक एक टॉर्च भी रख ली। विशाल ने अपना कैमरा भी बैग में डाल लिया। रात को चुपके से सभी लोग होटल से बाहर आ गए। चारों तरफ का नज़ारा देखकर वे पांचों हैरान हो गए। पूरा शहर ऐसे सूना पड़ा था जैसे रातों रात यहाँ के सारे लोग अचानक गायब हो गए हों। उस समय ये कस्बा बिल्कुल राजस्थान के कुलधारा जैसा ही लग रहा था। सभी लोग जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल बहुत ही घना था। झाड़ झंखाड़ और बड़े बड़े पेड़ रात को और भी भयानक लग रहे थे। अचानक कस्बे में गली के कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी भयानक विपत्ति पर रो रहे हों। उनके रोने की आवाज़ जैसे ही श्रुति के कानों में पड़ी, वो डर गई। उसने शिखा की बाह को कसकर पकड़ लिया। वे जंगल में चलते चलते काफ़ी दूर आ चुके थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वो सब जंगल में खुली जगह पर आकर खड़े हो गए और आगे के बारे में सोचने लगे। समीर बोला, वो जगह शायद यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। शिखा बोली, क्या पता असल में ऐसी कोई जगह हो ही नहीं, उन लोगों ने हमसे झूठ बोला हो। हाँ, ये हो सकता है। श्रुति शिखा के पास खड़ी थी। अचानक उसे एक झटका लगा। वो मुड़ी और जंगल की ओर अंदर जाने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से उसका नियंत्रण चला गया हो। उसे कोई और कंट्रोल कर रहा था। वो कठपुतली की तरह चले ही जा रही थी। वे चारों लोग बातों में व्यस्त थे। अचानक शिखा ने अपने बगल में देखा। श्रुति वहाँ नहीं थी। वो चौंक गई। श्रुति अभी तो उसके बगल में खड़ी थी। उसने अपनी टॉर्च पेड़ों की ओर घुमाई। दूर पेड़ों के बीच उसे श्रुति की धुंधली सी आकृति दिखी। वो बोली, अरे वो श्रुति कहाँ जा रही है? श्रुति, श्रुति रुको! सभी लोग श्रुति के पीछे दौड़े। श्रुति लगातार चले ही जा रही थी। उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। अचानक एक जगह पर जाकर वो रुक गई। सभी लोग दौड़ते दौड़ते उसके पास आए। अचानक उसे होश आया। उसने हैरान होकर उनकी तरफ देखा। नेहा बोली, कहाँ चली जा रही थी तुम? मुझे नहीं पता, श्रुति हैरान सी होकर बोली। अचानक सभी लोगों ने नज़रें उठाकर सामने देखा तो क्या था वहाँ? क्या देखा वहाँ लोगों ने? उनके सामने ऐसी कौन सी चीज़ थी? क्या उन्होंने इस जंगल में आकर कोई गलती कर दी थी? क्या उन्होंने योगिनी की श्राप की कहानियों पर अंधविश्वास ऐसा कहकर कोई भूल कर दी थी? ये सब जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।